Hello friends, welcome to Riya's classes. आज के सेशन में we will study about the topic Indian money market. This topic is part of Unit 9 Financial Markets of the subject Business Environment MCO4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है इंडियन मनी मार्केट. सो अगर हम इंडियन मनी मार्केट की बात करें तो उसको हम जो है दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. पहला कैटेगरी हो गया आपका अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और जो सेकंड कैटेगरी है वो है आपका ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ द मनी मार्केट कंसिस्ट ऑफ द इंडिजीनियस बैंकर्स एंड द मनी लेंडर्स which are called the Mahajans, Seth, Shroff, Chettiars, etc., who pursue the banking business on traditional lines and their practices and operations vary from place to place. So पहला हो गया आपका अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, जिसमें कि आपके मनी लेंडर्स आते हैं, जो सेठ वगैरह होते हैं जिनसे जो है लोग उधारी लेने जाते हैं. मनी लेंडर्स जो हो गए वो सारे जो है इस कैटेगरी के अंदर आते हैं. इसके अलावा इंडिजीनियस बैंकर, जो प्रॉपर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की हम यहाँ बात नहीं कर रहे, जो इंडिजीनियस बैंकर्स होते हैं, प्लस जितने भी ये जो उधार जो हम सेठों वेठों से, लाला जी वगैरह से जो मनी लेते हैं, वो सारा ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर नहीं रहता. वो सारा जो है आपका अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आता है. एंड दिस ऑल फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ योर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. तो ये जो है वो ट्रेडिशनल लाइन में, जो बैंकिंग का जो एक्चुअल लाइन है उसमें जो है वो काम नहीं करते हैं. ये इनका जो है थोड़ा अलग ही रहता है. Many of the indigenous bankers combine banking business with trading and commission business and mostly deal in hundreds हंडीज एंड प्रोमिसरी नोट्स. तो अगर हम इन लोगों की बात करें तो ये क्या कर लेते हैं, अब क्योंकि इनके पास तो पैसा है तो ये पैसों को जो है लेंड तो करते ही करते हैं. इसके अलावा ये बैंकिंग बिजनेस को ट्रेडिंग और कमीशनिंग बिजनेस से भी कंबाइन कर देते हैं. तो ये कमीशन पे भी काम करते हैं, ये ट्रेडिंग वगैरह जो है ऐसे एक्टिविटीज़ भी ये लोग करने लगते हैं. तो ये सारे काम जो है ये लोग करते हैं. तो यहाँ पे मेनली हुंडीज और जो प्रोमिसरी नोट्स होता वो सारा आपको जो उनमें जो है यहाँ पे डीलिंग होता रहेगा. ये हो गया हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर. बट हम अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए हमारा एक जो है एक हेड है, यहाँ पे एक प्रॉपर यहाँ पे एक रेगुलेटर आपको देखने को मिलेगा ऑर्गेनाइज सेक्टर में. एंड दैट रेगुलेटर फॉर द बैंकिंग सेक्टर इज RBI. सो जो हमारे जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स है, कॉमर्शियल बैंक में बोथ नेशनल एज वेल एज प्राइवेट बैंक्स आते हैं. आपके फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स हो गए या आपके कॉपरेटिव बैंक्स हो गए, तो ये सारा आपका जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही आता है. और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है प्रॉपर आपका यहाँ पे एक इसका फीचर ही ये है कि यहाँ पे एक प्रॉपर रेगुलेटर रहेगा. तो यहाँ पे आपका रेगुलेटर रहेगा RBI. एंड देन यू विल हैव वेरियस lot of commercial banks, a lot of private banks, a lot of nationalized banks, a lot of foreign exchange banks as well as cooperative banks. तो जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, अब इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहते हैं आपका, जैसे LIC हो गया, GIC हो गया, UTI हो गया, और जो आपका म्यूचुअल फंड रहता है, दे आर द अदर इंस्टीट्यूशंस विच ऑपरेट इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर. तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ही ये लोग भी, ये सारे इंस्टीट्यूशंस भी जो है ये लोग काम करते हैं. बट अगर हम टोटल इंडियन मनी मार्केट की बात करें तो उसका एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन कौन रहेगा? उसका एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन रहेगा हमारा RBI. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाप है हर चीज का. एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया है, ये इंडियन मनी मार्केट का भी जो है एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है. तो यहाँ पे जो है एक लीडर भी रहेगा, एक कंट्रोलर भी रहेगा. सिंस इट इज द लीडर एंड कंट्रोलर ऑफ द मनी मार्केट, इट हैज ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स स्मूथ फंक्शनिंग. तो ऑब्वियसली जब आप लीडर हो, जब आप ही डोमिनेंट पोजीशन है आपके पास, तो इस पूरे मार्केट को स्मूथली चलाने में भी आपका ही योगदान ज्यादा रहेगा. तो आपका ये काम है, आपका काम ये है कि इस चीज को, इस मार्केट को स्मूथली जो है आप फंक्शन जो है कराते चले जाओ, कि ये जो है पूरा मार्केट जो है प्रॉपर तरीके से स्मूथली वो चलता रहे. Now in April 1988 it set up the Discount and Finance House of India. Discount and Finance House of India उसने बनाया, जिसका नाम है, जिसको हम DFHI भी बोलते हैं, टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टेबलाइजिंग द मनी मार्केट इन इंडिया. तो इंडिया के जो मनी मार्केट है उसको प्रॉपर तरीके से स्टेबलाइज करने के लिए डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया यानी कि DFHI को बनाया अप्रैल 1988 में.
तो ये है आपका कहानी जो इंडियन मनी मार्केट में जो चल रहा है उसका कहानी ये है कि मेनली आपको ये दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है इस इंडियन मनी मार्केट को। पहला हो गया आपका अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड द सेकेंड वन इज योर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और इसमें क्या क्या आते हैं वो हमने अभी देख ही लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है। नाउ ब्रॉडली स्पीकिंग द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट आर एज फॉलोज। तो जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, पहले हमने देख लिया कि इंडियन मनी मार्केट जो है किस हिसाब से हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि उसके जो है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है, कि उसके जो कॉम्पोनेंट्स है उसमें क्या क्या आते हैं, वो क्या क्या है हम यहाँ पे अब देखेंगे। जो पहला इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो, इस टॉपिक के अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर आपको 7 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ने पड़ेंगे। 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स। पहला हो गया आपका, वी विल स्टडी अबाउट द कॉल मनी मार्केट, देन अबाउट द ट्रेजरी बिल मार्केट, देन रेपो मार्केट, कमर्शियल बिल मार्केट, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट मार्केट, कमर्शियल पेपर मार्केट एंड योर फाइनली मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। तो ये सारे टॉपिक्स जो है हमको कवर अप करना है अंडर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। सो जो पहला यहाँ का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज योर कॉल मनी मार्केट। तो कॉल मनी मार्केट जो है सारे डेवलप्ड मनी मार्केट में आपको ये देखने को मिलेगा। कॉल मनी मार्केट क्या है भाई, अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए मनी चाहिए, एक दिन के लिए आपको पैसा चाहिए, तो बैंक्स वगैरह कहाँ जाते हैं, दे गो टू द कॉल मनी मार्केट। तो जो भी बोरोवर है यहाँ पे, जो भी बोरोवर जिसको शॉर्ट टर्म के लिए फंड चाहिए, मेनली एक दिन के लिए अगर फंड चाहिए, तो वो कहाँ जाता है, वो जाता है कॉल मनी मार्केट में। सो इन कॉल मनी मार्केट बोरोइंग एंड लेंडिंग ट्रांजैक्शंस आर यूजुअली कैरीड आउट फॉर 1 डे। तो यहाँ पे आपको एक दिन का ट्रांजैक्शन मिलेगा। यार एक दिन के लिए, अब शाम को क्या हो गया, कुछ पोजीशन जो है आपका बिगड़ गया और आपको एक दिन के लिए पैसा चाहिए, तो आप कहाँ जाओगे, यू विल गो टू द कॉल मनी मार्केट। तो यहाँ पे जो है एक दिन के लिए अगर फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, वी विल गो टू द कॉल मनी मार्केट एंड दीज आर ऑफन कॉल्ड कॉल लोन्स विच मे और मे नॉट बी रिन्यूड द नेक्स्ट डे। अब जरूरी नहीं है कि वो नेक्स्ट डे ही रिन्यू हो जाए, बट इसका एक लिमिट भी रहता है, आप इसको रिन्यू कर सकते हो 14 दिन के लिए। द रिन्यूअल्स आर अलाउड अप टू 14 डेज आफ्टर विच द ट्रांजैक्शन हैज टू बी रिवर्स। तो आप 14 दिन के लिए इसको जो है अलाउ कर सकते हो रिन्यूअल, बट उसके बाद जो है इस ट्रांजैक्शन को आपको रिवर्स करना पड़ेगा, यानी इस ट्रांजैक्शन को रिवर्स करना मतलब पैसा वापस देना पड़ेगा। नाउ द कॉल मनी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट। तो कॉल मनी मार्केट का दूसरा नाम क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट। क्यों इसका नाम इसलिए इंटर बैंक क्यों रखा गया है, क्योंकि यहाँ का पार्टिसिपेंट आपका कौन रहेगा, यहाँ पे आपका पार्टिसिपेंट रहेगा बैंक। सो इंटर बैंक इस वाले कॉल मनी मार्केट को वी कॉल इट एज इंटर बैंक मनी मार्केट, क्योंकि यहाँ पे जो है इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के पार्टिसिपेंट मोस्टली बैंक ही रहते हैं, जिनको जो है जैसे अगर कैश सरप्लस आपका ज्यादा रहा या फिर कैश आपका डेफिसिट रहा, तो इस केस में एक बैंक है उसके पास जो है कैश सरप्लस हो गया। अब आपको अगर पता है कि नहीं, आई डोंट नो, CRR SLR काफी सारे ना रेट्स होते हैं, काफी सारे परसेंटेज रेट्स होते हैं, वो सब जो है बैंक को मेंटेन करके रखना पड़ता है कि बैंक जो है एक लिमिट से ज्यादा जो है अमाउंट अपने पास नहीं रख सकता। तो उस लिमिट को अगर उस लिमिट से क्रॉस हो गया मतलब कि उसके पास कैश जो है कैश का सरप्लस है। पर एक दूसरा बैंक है उसका ही सेम डे में पैसा शॉर्ट हो गया, कम पैसा पड़ गया, मतलब कि डिपॉजिटर पैसे लेने आ गए बट वो उसके पास पैसा अवेलेबल नहीं है एकदम से इंस्टेंटली देने को, या किसी भी काम से उसका पैसा जो है घट गया, तो वो क्या कर सकता है, ये सरप्लस वाले के पास जा सकता है और उसको बोलेगा भाई यार मेरे को एक दिन के लिए अपना जो है सरप्लस फंड दे दे, मैं जो है तेरे को वापस दे दूंगा। तो यहाँ पे जो है क्योंकि ये बैंकों के बीच में जो है लेन देन चल रहा है, वी कॉल इट एज द इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट। तो इसके पार्टिसिपेंट्स भी आपने देख लिए। नाउ Of late, the financial intermediaries like the LIC, GIC, UTI, NABARD have also started participating actively in the call money market. तो आजकल अगर आप देखोगे वेरियस फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं, जैसे कि LIC हो गया, GIC हो गया, ये सब लोग भी इस मार्केट में आ गए। ये सब लोगों को भी अगर फंडिंग की जरूरत पड़ती है, कुछ भी रहता है, तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस भी जो है कॉल मनी मार्केट में आ जाते हैं। ये जो DFHI इंस्टीट्यूशन है, DFHI जिसका मैंने आपको बताया था अप्रैल 1988 में ये बना था,
और इसका फुल नेम क्या है, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। सो डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया जो है इसने कॉल मार्केट ज्वाइन किया कब, 1988 जुलाई में। सो 1988 जुलाई में DFHI ने भी क्या करा, कॉल मनी मार्केट को ज्वाइन किया एंड इट वाज अलाउड टू ऑपरेट बोथ एज लेंडर एज वेल एज बोरोवर। इसको जो है अलाउ कर दिया गया कि आप जो है लेंडर का रोल भी प्ले कर सकते हो और आप जो है बोरोवर का रोल भी प्ले कर सकते हो। मतलब कि अगर आपके पास एक्सेस फंड रहेगा यू कैन लेंड इट, अगर आपके पास कम फंड रहेगा तो यू कैन बोरो इट। नाउ द मार्केट प्रैक्टिस इज दैट बोरोवर्स लेंडर्स इन्फॉर्म DFHI about the fund requirement by them or available with them at the negotiated interest rate। तो अगेन जिसको भाई जरूरत होगी वो जो है पहले से ही बता देगा मेरे को इसकी जरूरत है, मेरे को उसकी जरूरत है, और उस हिसाब से जो है वो क्या करेगा, उसका मनी का सप्लाई जो है वो करता रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉल मनी मार्केट। सेकेंड जो आपको इंपॉर्टेंट जो आपके बुक्स में है वो है दैट इज योर ट्रेजरी बिल मार्केट। Treasury bill market. In India, treasury bills are short-term liability of the central government as these are mostly issued by Reserve Bank of India on behalf of the central government for meeting its temporary deficit and financing the expenditure। तो यहाँ का ये जो टी बिल मार्केट है ये इसको ना एक तो सबसे सिक्योर मार्केट बोला जाता है। टी बिल जो है, टी बिल को सबसे सिक्योर बोला जाता है। वो इसलिए बोला जाता है कि मोस्टली इसको इश्यू कौन करता है, आरबीआई ही इसको इश्यू करता है। और इसको खरीदता कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदता है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी हो जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म में किसी को पैसा देने की जरूरत हो या भी किसी भी कारणों से पैसे की जरूरत पड़ जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, वो जाता है ये ट्रेजरी बिल्स मार्केट में। और ये ट्रेजरी बिल इश्यू कौन करता है, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यू करता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट इट्स टेम्परेरी डेफिसिट एंड द फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर। तो इसके अलावा कुछ और होल्डर्स होते हैं जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट रह गया, ये भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। सेमी गवर्नमेंट जो बॉडीज है वो भी रहता है यहाँ पे। नाउ ट्रेजरी बिल्स की अगर हम बात करें, दीज आर यूजुअली ऑफ 3 months, यानी कि 91 डेज का इनका पीरियड रहेगा। इनका जो ड्यूरेशन रहेगा, ये कितने दिन के लिए वैलिड रहेंगे, इट विल बी वैलिड फॉर 3 months एज इश्यूड ऑन टैप बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ दैट 91 डे ट्रेजरी बिल्स हैव बीन ऑफ 2 टाइप्स। ये जो 91 डे ट्रेजरी बिल्स है यानी कि ये जो 3 महीने का जो ट्रेजरी बिल्स है, इट कुड बी ऑफ 2 टाइप्स, या तो वो एडहॉक हो सकता है या फिर वो ऑर्डिनरी हो सकता है। सो इट कुड बी ऑर्डिनरी और इट कुड बी एडहॉक। ऑर्डिनरी का मतलब क्या है, तो ऑर्डिनरी बिल्स आर इशूड बाय आरबीआई टू एनेबल द गवर्नमेंट टू मीट इट्स नीड फॉर सप्लीमेंट्री शॉर्ट टर्म फाइनेंस। तो अगर गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म सप्लीमेंट्री फाइनेंस की जरूरत होती है तो इश्यू करता है ऑर्डिनरी बिल कौन, आरबीआई। एडॉक बिल की अगर हम बात करें तो एडॉक बिल्स आर क्रिएटेड इन फेवर ऑफ आरबीआई टू रिप्लेनिश गवर्नमेंट्स कैश बैलेंसेस एंड प्रोवाइड द मीडियम फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ टेम्पररी सरप्लस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट बॉडीज। अब अगर गवर्नमेंट के पास जो है जो भी कैश बैलेंसेस है वो कम रहता है, अब ये जो है ये एडॉक वाला किसके फेवर में बनता है, ये फेवर में बनता है आरबीआई के। अगर पैसा वगैरह की शॉर्टेज रहती है तो ये फेवर में बनता है आरबीआई का गवर्नमेंट के कैश बैलेंसेस को रिप्लेनिश करने के लिए, या फिर जो भी टेम्पररी सरप्लस वगैरह हमारे सरकार के पास रहता है उनका प्रॉपर तरीके से एम्प्लॉयमेंट करने के लिए हम ये एडहॉक वाला यूज करते हैं। तो 91 डे ट्रेजरी बिल जो है 2 तरीके के हो सकते हैं, ऑर्डिनरी एज वेल एज योर एडहॉक। ऑर्डिनरी जो है इट इज इश्यूड बाय आरबीआई, एडहॉक वाला है इट इज इश्यूड इन फेवर ऑफ आरबीआई। यहाँ पे जहां पे सरप्लस केस रहेगा, सरप्लस कैश रहेगा डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास, या फिर हमें अगर जो है एम्प्लॉयमेंट करना है टेम्पररी सरप्लस के केस में यहाँ पे एडहॉक वाला हम लोग जो है वो यूज करें। इसके अलावा देखो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है 14 दिन का ऑक्शन ट्रेजरी बिल, ये बीच बीच में जैसे इश्यू होता रहता है। 14 दिन का जो है ऑक्शन ट्रेजरी बिल, ऑक्शन टी बिल, ये भी जो है आरबीआई बीच बीच में इंट्रोड्यूस करता रहता है। एक तरीके से ऑल्टरनेट है, अगर सरप्लस फंड वगैरह के ऑल्टरनेट के लिए जो है अगर रिक्वायरमेंट रहती है 14 दिनों की तो ये जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था। ये इंट्रोड्यूस हुआ था हमारा 1997 में। अगेन जो है वेरियस सेगमेंट्स के लिए कि अगर कैश मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर कैश मैनेजमेंट होता रहे उन सब के लिए जो है ये सब इश्यू किया गया। इसके अलावा 364 डेज ट्रेजरी बिल्स भी इंट्रोड्यूस किया
1992 में। तो यहाँ पे देखो 91 डेज का ही रहा था, तो 1992 में इसको बढ़ा के 364 डेज का भी ट्रेजरी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। इसके अलावा तो इस बिल्स में जो है मोस्टली बैंक्स, यूटीआईज, एलआईसी ये सारे कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि ये एकदम जो है इन्वेस्टमेंट के लिए एकदम सेफ जगह है, एकदम सेफ एवेन्यू है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये जो ट्रेजरी बिल मार्केट है इसको एकदम सेफ माना जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का ही होता है, गवर्नमेंट का ही लेन देन वगैरह रहता है, तो ये सबसे सेफेस्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेपो मार्केट की, तो रेपो मार्केट क्या है? ये एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है विच हेल्प्स इन कोलैटरलाइज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स थ्रू सेल एंड परचेज ऑपरेशन इन डेट इंस्ट्रूमेंट। तो डेट इंस्ट्रूमेंट का सेल एंड परचेज होता है एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को जो है हमको मिलता है। कैसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कैसे मिलता है? लेंडिंग एंड सेल एंड परचेज होता है किसका? डेट इंस्ट्रूमेंट का। तो रेपो मार्केट में हो क्या रहा है? डेट इंस्ट्रूमेंट्स का सेल एंड परचेज हो रहा है, जिसकी मदद से हम जो है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो है वो उठा सकते हैं। Securities are sold by holder to an investor who agrees to repurchase them at a predetermined rate and debt। तो जो सिक्योरिटीज होते हैं, जिसके पास पहले सिक्योरिटी है, ए के पास होल्डर है ऑफ सिक्योरिटी, ए क्या करेगा? बी को वो दे देगा और बी को बोलेगा कि मैं एक पर्टिकुलर डेट में, कोई भी डेट आप ले लो, मैं पर्टिकुलर डेट में मैं 29 जून 2023 को इसको मैं वापस खरीदूंगा इस रेट पे, इतने प्रतिशत पे, इतना रेट पे। पूरा वो चीज जो है प्री डिटरमाइंड रहेगा कि आप जो है कितने रेट पे इससे ये वापस लोगे। तो रेपो मार्केट में क्या रहेगा? हम लोग जिसके पास सिक्योरिटी है, जो होल्डर है, वो जो है सेल कर सकता है एंड he also agrees to repurchase the same at a predetermined rate as well as debt। तो ये जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम वगैरह रहती है, लिक्विडिटी कंडीशंस वगैरह रहता है, वो सब में जो है उन सब में ये सब बहुत काम आता है हमारा रेपो। नेक्स्ट हमारा आता है कमर्शियल बिल्स मार्केट। ना कमर्शियल बिल है क्या? ये कमर्शियल बिल जो वर्ड है ये है क्या? ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता है दैट इज ड्रॉन बाय वन मर्चेंट फर्म ऑन द अदर व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट और मनी इज लेंट फॉर अ शॉर्ट पीरियड। सो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है एक मर्चेंट ए मर्चेंट बी के फेवर में जो है वो इश्यू करता है जब वो गुड्स का जो है सेल होता है ऑन क्रेडिट, मतलब यहाँ पे कैश में नहीं, क्रेडिट में, उधारी पे, उधारी वाला काम यहाँ चल रहा है। ओके, उधारी वाले काम जब चलता है तो उस केस में जो, या फिर मनी उधारी में जो है कोई गुड्स सेल हुआ हो या फिर मनी उधारी पे लिया हो, तो उस केस में बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो ड्रॉ होगा फ्रॉम ए टू बी। ये वाला जो है ये बहुत कमर्शियल बिल मार्केट जो है बहुत ही ज्यादा एक्टिव है हमारे इंडिया में। यू नो दैट सच बिल्स कैन बी डिस्काउंटेड विद द बैंक्स हु इन टर्न कैन रीडिस्काउंट देम विद आरबीआई। सो ये जो बिल्स है इसको हम फर्दर रीडिस्काउंट कर सकते हैं। हम जो है बैंक्स जो है इसको जो है डिस्काउंट जो है कर सकता है, जो कि फर्दर बैंक्स, हम लोग बैंक में जाके डिस्काउंट करा सकते हैं, बैंक्स फर्दर इसको आगे ले जाके आरबीआई से रीडिस्काउंट करा सकते हैं। तो ये जो है काफी इंटरेस्टिंग सा चीज है, बट इसका जो डेवलपमेंट अगर हम इंडिया में बात करें, एक्टिव तो है इंडिया में, बट अगर हम बिल मार्केट की बात करें ना, वो थोड़ा सा पुअर है इंडिया में, क्योंकि देर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन ड्रॉइंग ऑफ बिल। भाई कोई किसी तरह ड्रॉ बिल कर रहा है, कोई किसी तरह ड्रॉ कर रहा है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है बिटवीन ट्रेड बिल एंड फाइनेंस बिल के बीच में। डिफरेंस क्या है भाई? स्टैम्प ड्यूटी की अगर हम बात करें, स्टैम्प ड्यूटी इंडिया में बहुत ही ज्यादा हाई है, प्लस देर इज अ पॉपुलैरिटी ऑफ कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट अरेंजमेंट। जब ओवरड्राफ्ट अरेंजमेंट है तो कौन इन लफड़ों में पड़ेगा? तो इस हिसाब से जो है अगर हम देखें थोड़ा सा डेवलपमेंट इसका पुअर है, क्योंकि बिकॉज ऑफ वेरियस कंडीशन, बट ये काफी एक्टिव भी है इन इंडिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट की। नाउ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय अ बैंक टू इट डिपॉजिटर फॉर अ टर्म डिपॉजिट। तो अगर मैं एक बंदा हूं और मैंने एक बैंक में जो है एफडी या कुछ भी बनाया, एक टर्म डिपॉजिट बनाया, तो बैंक मुझको उसके बदले क्या देगा? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट देगा। ही विल गिव मी अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो यहाँ पे बैंक जो है ये तो है, ये हम छोटे काम की बात कर रहे हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट में यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ पे अमाउंट बड़ा रहेगा भाई। तो जो यहाँ पे बड़े, हम जैसे छोटे लोग ही, जो बड़े बड़े लोग जिनको बड़े बड़े फंडिंग वगैरह की जरूरत होती है, वो इस मार्केट में आता है। नाउ बैंक इश्यू करता है एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इन मल्टीपल्स ऑफ ₹10 लाख। 10 लाख आप देख लो, आप अमाउंट ही देख लो, उसके हिसाब से आपको पता ही लग जाएगा कौन इस मार्केट में प्लेयर्स है, कौन इस मार्केट के पार्टिसिपेंट्स है। सीडी कमर्शियल डिपॉजिट मार्केट में मल्टीपल्स ऑफ 10 लाख के मल्टीपल्स में ये जो है वो इश्यू होता है। इसका मैच्योरिटी रेंज करता है फ्रॉम 3 months to 1 year।
वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे LIC हो गया, IFCI हो गया, IRBI हो गया, सिडबी हो गया, एग्जिम बैंक हो गया, इन सबको भी परमिशन मिल गई है कि भाई आप लोग भी जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो आप इश्यू कर सकते हो, जिसका मैच्योरिटी पीरियड जो है 1 साल से ज़्यादा, 1 साल से लेकर 3 साल तक रहेगा, वो आप लोग भी इश्यू कर सकते हो। कमर्शियल ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट रहता है ये इश्यू होता है एट अ डिस्काउंट टू फेस वैल्यू। सो इट इज इश्यूड एट अ डिस्काउंट टू फेस वैल्यू। जितना भी इसका फेस वैल्यू रहेगा उसमें आपको डिस्काउंट में जो है इसको इश्यू होगा, बट इसका जो रेट हैगा वो रेट हमारा मार्केट रेट पे ये चलता रहेगा। तो जिसका जितना भी इसका फेस वैल्यू 10 रुपए का अगर फेस वैल्यू है तो ये बिकेगा, आप खरीदोगे इसको 8 रुपए में, बट फर्दर इसका जो रेट है वो डिपेंड करेगा कि मार्केट का रेट कितना। और आपको पता ही है कि मार्केट का रेट किससे डिपेंड होता है, डिटरमाइन होता है, इट इज डिटरमाइंड ऑन सप्लाई एंड डिमांड। सो सप्लाई और डिमांड के कारण ही जो है मार्केट में रेट डिटरमाइन होता है। और ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है दे आर इश्यूड एट अ डिस्काउंट टू फेस वैल्यू, और उसका जो रेट है वो डिपेंड करता है मार्केट के रेट में। Now banks usually pay a high interest on CDs as there is no ceiling interest rate on them। तो यहाँ पे जो है इसमें जो इसका इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता, वो बस मार्केट में जितना है उस पर डिपेंड करेगा, मार्केट के डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करेगा। तो बैंक भी क्या करता है, बैंक यूजुअली इसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। नाउ नीदर लोन्स आर परमिटेड अगेंस्ट CDs नॉर दे कैन बी ब्रॉट बाय बैंक्स। तो इसके अगेंस्ट जो है लोन परमिटेड नहीं है, इसके अगेंस्ट आप लोन नहीं ले सकते और जो है ये बाई बैक भी नहीं कर सकता बैंक, बट ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। ओके, इसके अगेंस्ट हम लोन नहीं ले सकते, नंबर 1। इसको बैंक जो है बाय बैक नहीं कर सकता, नंबर 2। बट हम इसको फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकते हैं, फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं बाय एंडोर्समेंट और बाय डिलीवरी। तो जो होल्डर्स होंगे ना वो भाई यही प्रिफर करेंगे कि मैं इसको जो है टिल मैच्योरिटी, जिसका मैच्योरिटी डेट जब तक आएगा उतने टाइम तक मैं एटलीस्ट इसको जो है होल्ड करके रखूं। तो मेनली जो है होल्डर्स का यही रहता है। RBI ने इसको हम क्यों इंट्रोड्यूस किया था सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को, वो इसलिए इंट्रोड्यूस किया था कि ताकि हमारा जो मनी मार्केट है उसमें और ज़्यादा जो है फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, और ज़्यादा जो है शॉर्ट टर्म सरप्लस फंड को यूज़ करने के लिए हमने एक तरीके से एक नया इंस्ट्रूमेंट ही यहाँ पे दे दिया था। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मनी मार्केट है। जो नेक्स्ट हमको देखना है दैट इज अवर कमर्शियल पेपर मार्केट। नाउ कमर्शियल पेपर इज अ न्यू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय RBI इन जनवरी 1990। सो जनवरी 1990 में जो है हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया था, कमर्शियल पेपर को इंट्रोड्यूस किया था। ये इंट्रोड्यूस किया था फॉर रेजिंग शॉर्ट टर्म फंड बाय कंपनीज। शॉर्ट टर्म फंड रेज करने के लिए अगेन जो है हमने कमर्शियल पेपर जो है इश्यू किया। अगर हम इसका इश्यू साइज की बात करें तो दीज आर अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट इश्यूड बाय कंपनीज इन मल्टीपल्स ऑफ ₹5 लाख। ये 5 लाख के मल्टीपल्स में इश्यू होता है और इसका मिनिमम साइज आपका रहेगा 25 लाख रुपए। 25 लाख का मिनिमम आपको ये खरीदना पड़ेगा, जिसका मैच्योरिटी पीरियड आपका रहेगा 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स। तो इसका मैच्योरिटी पीरियड कमर्शियल पेपर का आपका रहेगा 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स। जो इन्वेस्टर होंगे, इनिशियल इन्वेस्टर इसका कौन रहेगा, यार बड़े बड़े लोग ही इसमें आएंगे, कौन खरीदेगा 25 लाख का एक। तो यहाँ पे आपका जो है मेन आपका जो रहेगा इन्वेस्टर वो आपका बैंक ही रहेगा। मेन यहाँ पे बैंक्स ही रहते हैं, मेन बड़े बड़े कंपनीज रहते हैं। इंडिविजुअल भी भाई जो बहुत अमीर हो वो ही, अब हम जैसा कौन जाएगा, वो लोग जो है इसको जो है पे कर सकते हैं। नाउ क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई, एक अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट जब भी रहता है मतलब कि रिस्क भी हाई रहता है। अनसिक्योर्ड में रिस्क हाई रहेगा, बट अगर जहाँ पे रिस्क है वहाँ पे क्या है, पैसा है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट रहेगा ना वो भी हाई रहेगा। जो भी इंटर बैंक का रेट रहता है या फिर जो भी बिल डिस्काउंट का रेट रहता है उससे ज्यादा रेट आपको यहाँ मिलेगा। तो यहाँ रेट के लालच में हम इसको खरीद तो लेते हैं, बट याद रखना ये एक अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, तो ये बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत ही ज्यादा रिस्की है। क्योंकि ये एक अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है तो कंपनीज जिनको इश्यू करना है कमर्शियल पेपर उनको एक स्पेसिफिक रेटिंग की जरूरत होती है, जैसे कि P2 या फिर A2। और ये रेटिंग कौन देता है, अप्रूव्ड एजेंसीज ही देता है। तो अगर मैं एक बहुत बड़ा कंपनी हूं और मेरे को बहुत बड़ा जो है ये कमर्शियल पेपर मेरे को इश्यू करना है, तो
क्योंकि ये एक अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है। भाई कौन खरीदेगा मेरी कंपनी को? मैं तो कल को बोल दूं कि भाई कि मैं कंगाल हो गई, मैं दिवालिया अगर अपने आप को मैंने घोषित कर दिया, तो ये कमर्शियल पेपर का क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जिसने ये खरीदा होगा वो तो डूब ही गया। तो उन सब केसेस को अवॉइड करने के लिए बस वो ही इंस्टीट्यूशंस इसको इश्यू कर सकते हैं जिनके पास अप्रूव्ड एजेंसी से रेटिंग, और ये रेटिंग हर 6 महीने में आपको कराते रहना पड़ेगा। रेटिंग्स यानी कि P2 और A2, ये रेटिंग अगर आपके पास होगा, ये रेटिंग एज अ कंपनी अगर मेरे पास होगा, तो ही मैं कमर्शियल पेपर जो है इश्यू कर सकती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा चीज है। अगेन ये रिस्क तो यहाँ पे बहुत ज्यादा, बट रिस्क को एटलीस्ट थोड़ा सा कम करता है कि हमें पता है कि हम बहुत ही प्रीमियम जो है, बहुत ही अच्छे रेटेड कंपनी का कमर्शियल पेपर ले रहे हैं। मैं एज अ बोरोवर अगर मेरे को खरीदना है तो मैं देखूंगी ना कि भाई मैं ऐसी थोड़ी किसी कंपनी से जाके ले लूंगी। तो क्योंकि यहाँ रेटिंग है तो एक तरीके से थोड़ी सी सिक्योरिटी है, बट अगेन ये सिक्योर्ड बिल्कुल भी नहीं है। याद रखना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारी कहानी हो गई कॉमर्शियल पेपर के बारे में। काफी ज्यादा अच्छा चीज है ये, जैसे बहुत ही अच्छा है। जैसे अगर रेटिंग आपके पास हो आप इश्यू कर सकते हो, या फिर जिनको चाहिए वो भी जो है उसको खरीद सकता है। फंड जो है लोअर कॉस्ट पे आपको मिल जाएगा। मतलब कि लोअर कॉस्ट यानी कि अगर आप बैंक से लेने जाओ तो आपको जो है ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है वो कम रहेगा, उतना कॉस्ट आपका कम रहेगा। तो लोग जो है इसको खरीदते ही है। लोग क्या, मतलब जो बड़े इंस्टीट्यूशन है, बैंक है, जिनको भी जरूरत होती है फंडिंग की, वो लोग इसको जो है खरीदते ही हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। ये लास्ट है हमारा। जो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड रहता है, इट एनेबल स्मॉल इन्वेस्टर टू पार्टिसिपेट इन द मनी मार्केट। अब जो छोटे छोटे स्मॉल इन्वेस्टर है वो उनके लिए जो है ये चीज है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। अब छोटे छोटे लोग हैं जो कि ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते, बट उनको मनी मार्केट में पार्टिसिपेट भी करना है, तो वो लोग यहाँ पे आते हैं मनी मार्केट म्यूचुअल फंड में। ना आरबीआई ने जो है बहुत सारे गाइडलाइंस जो है इश्यू कर ही दिए हैं कि हम जो है किस प्रकार से इसको चलाएंगे। इनिशियली द स्कीम डिड नॉट रिसीव अ फेवरेबल रिस्पॉन्स एट द इनिशियल गाइडलाइंस वेर नॉट अट्रैक्टिव। तो इनिशियली जो भी गाइडलाइंस आया था 1992 अप्रैल में, वो ज्यादा उतना अट्रैक्टिव नहीं था। उसको देख के यार एक तो आधे लोगों को समझ ही नहीं आया और आधे लोग कहने लगे यार कौन इन चक्करों में पड़े। बट उसके बाद जो है आरबीआई ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया वेरियस रिलैक्सेशंस। 1995 में वेरियस इसके रिलैक्सेशंस वगैरह आए, प्लस जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी अलाउ कर दिया कि आप भी जो है प्राइवेट सेक्टर भी यू आर वेलकम, आप लोग भी आ जाओ भाई मनी मार्केट म्यूचुअल फंड में। तो उससे क्या रहा कि उससे भी अच्छा रहा। बट उन लोगों पे जो है सीलिंग लगा दी हमने 50 करोड़ की, ठीक है, उतना का हमने सीलिंग लगा दिया। तो इन सब से जो है थोड़ा बहुत ये चलने लग गया, पर हाँ अभी भी बहुत ज्यादा इतना है नहीं। अप्रैल अगर 1996 की अगर हम बात करें तो स्कीम वॉज मेड मच मोर फ्लेक्सिबल बाय अलाउइंग इन्वेस्टमेंट इन दिस मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। तो धीरे धीरे आप देखोगे कैसे इंप्रूवमेंट होता जा रहा है। 1996 में जो है और इसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए जो है काम किया गया। आज के अगर हम डेट में देखें 2000 के बाद, आफ्टर द ईयर 2000 इसको मनी मार्केट म्यूचुअल फंड को इसको रेगुलेट कौन करता है, इसको देखने का काम जो है वो है सेबी का। सो सेबी है इसका एक्चुअल ज्यूरिडिक्शन, इसका जो है सेबी के अंडर आता है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड का। तो ये सारे हमने क्या देखे अभी तक, हम देख क्या रहे थे, पढ़ क्या रहे थे, हम पढ़ रहे थे इंडियन मनी मार्केट के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो हमने जो है 7 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है इस सेशन में कवर अप किए। कौन कौन से थे? कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, रेपो मार्केट, कमर्शियल बिल मार्केट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट, कमर्शियल पेपर मार्केट, as well as we covered the money market mutual fund. So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.